बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें हम देख चुके थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम, सारे फैन ऑफ कर दो। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या, अरे संदीप जी सारे फैन ऑफ कर दो, फैन। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में किस तरह से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, ये देख चुके थे, है ना। सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों ब्लॉक, अच्छा सबसे पहले तो डायरेक्शन निकालेंगे फ्रिक्शन का। सबसे पहला स्टेप हम लोग ये देखेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन कैसा होता, कैसे स्लिपिंग होती, और उसके हिसाब से डायरेक्शन निकाल लेंगे दोनों ब्लॉक का फ्रिक्शन का। सेकेंड स्टेप हम उसके बाद ये अज्यूम करेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, और साथ में मूव करके उनका एक्सेलरेशन निकालेंगे। किसी एक का एफबीडी बना के फ्रिक्शन निकाल लेंगे। जब फ्रिक्शन हमें मिल जाएगा, अब चेक करेंगे कि वो लिमिटिंग से कम है कि ज़्यादा है। अगर लिमिटिंग से कम है तो हमारा सवाल खत्म हो गया, बस इतना ही सॉल्व करना था। फ्रिक्शन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, साथ में चलेंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा आ रही है, मतलब उतना फ्रिक्शन मिल नहीं पाएगा साथ में चलाने के लिए साथ में चलाने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे। और उसका एग्जाम्पल हम इसके बाद सेकंड वाला एग्जाम्पल उसी का देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन, और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 150 न्यूटन। फोर्स लगाया हमने नीचे 150 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ये सवाल ही मैं ही सॉल्व करूँगा, ये मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद अगला सॉल्व करना है। देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या है, डायरेक्शन निकालना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या नीचे वाला ब्लॉक तो मूव कर जाता, ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहता, स्लिपिंग हो जाती। इसका मतलब फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक को रोकेगा और ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा। तो नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन पीछे लगा और ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लगा, डायरेक्शन आ गया फ्रिक्शन का। दूसरा स्टेप हमसे कहता है कि अज्यूम दैट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद अ कॉमन एक्सेलरेशन। ये अज्यूम कर लो कि ब्लॉक्स दोनों साथ में चल रहे हैं, अज्यूम कर लो। हमने मान लिया साथ में चल रहे हैं। अगर साथ में चलेंगे, पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आएगा 150, टोटल मास 15, तो एक्सेलरेशन 10। मतलब अगर साथ में चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विल बी 10, एक्सेलरेशन विल बी 10। अच्छा, उसके बाद दोनों में से किसी एक का एफबीडी बना के फ्रिक्शन निकालो। दोनों में से किसी एक का एफबीडी बनाता हूँ। 5 को बना लेते हैं, 5 का ज़्यादा आसान होगा क्योंकि 5 पे केवल फ्रिक्शन लगेगा। 10 का बनाएंगे तो एफ भी लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। आंसर इससे भी आएगा। ऊपर वाले का एफबीडी बनाया, ऊपर वाले का एफबीडी बनाया तो क्या आया, F = 5 × 10 50। मतलब 50 न्यूटन फ्रिक्शन की ज़रूरत है दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए। क्या हमारे पास है 50? हमारे पास तो कितना है 30, जबकि फ्रिक्शन चाहिए 50। इसका मतलब हमने गलत एज्यूम किया है। हमने एज्यूम किया था कि ब्लॉक साथ में चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी एजम्पशन गलत है। तो एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे। क्लियर है? मतलब स्लिपिंग होगी, मतलब स्लिपिंग होगी, और अगर स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन बीच में कितना लग जाएगा? अगर दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? पूरा। अगर स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन लगेगा पूरा, काइनेटिक। और यहाँ पे एक ही म्यू दिया हुआ है तो मतलब लिमिटिंग। अगर अलग अलग म्यू दिए होते तो कौन सा लगता? काइनेटिक। स्लिपिंग हो रही है, अलग अलग म्यू एस म्यू के दोनों दिए हुए हैं तो फ्रिक्शन कौन सा लगता? काइनेटिक। लेकिन एक ही म्यू दिया हुआ है। अगर एक ही म्यू क्वेश्चन में दिया हो तो काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों बराबर मान लेते हैं, बराबर हो जाते हैं दोनों, तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अब ऐसा करते हैं कि मुझे दोनों ब्लॉक पे कितना कितना फ्रिक्शन लगेगा, 30। ये फ्रिक्शन भी 30 और ये फ्रिक्शन भी 30, दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब दोनों का अलग अलग एफबीडी बना लो, और एफबीडी बना के दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि दोनों कितने कितने एक्सेलरेशन जा रहे हैं, सेपरेटली जा रहे हैं दोनों। देखो 5 kg ब्लॉक 30 फ्रिक्शन लग रहा है,
तो इसका एक्सलेशन A1 मान लिया, तो A1 बराबर 30/56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा 150 लग रहा है आगे, 30 लग रहा है पीछे, आगे जाएगा A2 से, A2 बराबर 150 माइनस 30 यानी कि 120/10 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस टाइप के, लेकिन वैरायटी यही दो है मेनली, या तो साथ में चलेंगे या साथ में नहीं चलेंगे। तो यही तो पॉसिबिलिटी है, या तो साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 kg 6 kg, बीच में म्यू है 0.5, फोर्स 30 न्यूटन लगा रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। दोनों का सेम आ रहा है। हाँ 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 सही। पहले हम दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे। पहले दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान लेंगे। पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या नीचे वाला ब्लॉक मूव कर जाता, ऊपर वाला रेस्ट पे रहता? क्योंकि फ्रिक्शन है तो ऐसा होने नहीं देगा, मतलब नीचे वाले ब्लॉक को रोकेगा और ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा। ये डायरेक्शन आ गया। अब इसका टोटल मास 10 kg, 30/10, मतलब पहली जो हमारी पहला स्टेप जो होता है वो हमारी अजम्पशन होती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों साथ में चलेंगे, और अगर साथ में चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा क्या 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अगर साथ में चलेंगे तो दूसरा स्टेप कहता है कि फ्रिक्शन निकाल लो कितना लगेगा, दोनों में से किसका एफबीडी बनाऊं, ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लो। तो 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा। 4 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे, और ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन बराबर 3 से। तो सॉल्व करके F बराबर ma, तो F बराबर 4 × 3 12 न्यूटन। जो फ्रिक्शन हमें चाहिए, क्या वो लिमिटिंग से कम है? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो म्यू × 40 है ना, 20, 12 चाहिए फ्रिक्शन, तो मतलब सब कुछ बिल्कुल सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रहा है, तो हमने जो ये निकाला है ये सही है, हमारी अजम्पशन भी सही है, एक्सप्रेशन भी, सब कुछ सही है। क्लियर है? अगला सवाल 4 kg 6 kg, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20, जो भी निकाला था ऊपर, फोर्स लगाया 70 न्यूटन।
बेटा सेम मेथड इसमें फॉलो करोगे। पहले हम पूरे को सिस्टम मान लें। डायरेक्शन देख लो पहले फ्रिक्शन का, नीचे वाले ब्लॉक पे क्या पीछे लग जाएगा और ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे बढ़ जाएगा। अगर साथ में चलेंगे तो पहले जब एज्यूम करते हैं साथ में चलेंगे तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 70/10 यानी कि 7। ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लिया तो F बराबर m इंटू ए, 4 इंटू 7 28। अगर साथ में चलेंगे तो 28 फ्रिक्शन चाहिए। 28 है क्या? मैक्सिमम तो 20 लग सकता है। तो ये गलत है, जो हमने किया सब गलत, हमारी एजम्पशन गलत हो गई। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों साथ में नहीं चलेंगे। इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों साथ में नहीं चलेंगे। स्लिपिंग होगी मतलब फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा, लिमिटिंग लग जाएगा। तो दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बना लो। ये फ्रिक्शन भी 20 लग गया, ये भी 20 लग गया। दोनों का अलग अलग एफबीडी बना के आगे सॉल्व कर लेंगे। 4 kg में 20 लगा तो इसका एक्सेलेरेशन 5, इस पे 70 आगे 20 पीछे, तो नेट फोर्स 50, 50/6, 25/3। बोलो कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो पूछ लो। इस टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे अपन आगे। अगला सवाल 4 kg, 6 kg, 0.5, 20 सब कुछ सेम है। फोर्स फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, या इसी सवाल को हम पढ़ सकते हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच स्लिपिंग विल टेक प्लेस बिटवीन द ब्लॉक्स। मैक्सिमम F जहाँ तक ब्लॉक साथ में चलेंगे, या मिनिमम F जिसके लिए स्लिपिंग हो जाएगी। एक ही बात है कि नहीं है? मैं क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में से कैसे ही बोलूँ, बात तो एक ही है कि मैक्सिमम कितने फोर्स तक ब्लॉक साथ में चलेंगे, या मिनिमम किस F पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो 50 सही है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा अभी भी। देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, हमें देखना है कि मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए ब्लॉक साथ में चलेंगे, या मिनिमम किस F के लिए स्लिपिंग हो जाएगी। जब भी मैंने क्वेश्चन हमेशा बताया कि जब भी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वर्ड आए तो हमें क्या करना है, फ्रिक्शन लिमिटिंग लगा देना है। जब भी किसी भी फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वर्ड अगर हमें क्वेश्चन में दिख जाए, यानी एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो, तो हमें हमेशा फ्रिक्शन को लिमिटिंग लेके चलना है उस क्वेश्चन में। तो पहले तो डायरेक्शन अगर देखोगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर डायरेक्शन देखोगे तो क्या नीचे वाले पे पीछे लगेगा और ऊपर वाले पे आगे लगेगा। और चूंकि मिनिमम मैक्सिमम वर्ड का यूज हो रहा है तो क्या फ्रिक्शन डायरेक्टली लिमिटिंग लगा दूंगा, यानी ये लगेगा 20 और ये भी 20। सही है। अब अगर ये 20 लगा 20/4, इसका मतलब क्या है, आगे जाएंगे एक्सेलेरेशन 5 से। सही है। अब सिस्टम के लिए देख लो, अगर सिस्टम पे देखूंगा तो नेट फोर्स कितना हो गया F
बराबर टोटल मास हो गया 6 + 4 इंटू ए कितना है 5। सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, कितना इजी है। बोलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 kg 6 kg दोनों के बीच में म्यू 0.6 है। म्यू 0.6 होने का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन 24। बीच में नॉर्मल कितना होगा, बीच में नॉर्मल, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल क्या होगा 40। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन यानी कि 24। फोर्स लगाया 30 न्यूटन। अच्छा, इस सवाल में पिछले सवालों में क्या डिफरेंस है? अभी तक हम जितने सवाल हमने किए उसमें नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे थे और इस केस में हमने ऊपर वाले पे तो फोर्स लगाया 30 न्यूटन। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। Theoretic. पहले डायरेक्शन देखो, नहीं जीरो तो नहीं आएगा। पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं हमें हमेशा, कुछ अलग नहीं करना है। पहला स्टेप क्या कहता है, डायरेक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये बीच वाला फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, कौन सा ब्लॉक चलता, ऊपर वाला, और नीचे वाला रेस्ट पे रहता। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक को रोकेगा और नीचे वाले ब्लॉक को चलाएगा। यानी ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन लगेगा पीछे और नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा आगे। क्लियर है? इसके बाद अजम्पशन, मान लो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 30/10 यानी कि 3। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो एक्सीलरेशन 3। एक्सीलरेशन 3 मान के किसका एफडी बनाऊँ, ऊपर वाले का नीचे वाले का? इसमें नीचे वाले का बनाने में फ़ायदा रहेगा। बाकी आंसर तो ऊपर वाले से भी आ जाएगा, लेकिन अच्छा किससे रहेगा, क्योंकि नीचे वाले पे केवल एक ही फोर्स है। तो F बराबर 6 × 3 यानी फ्रिक्शन आ गया 18। क्या 18 हमारे पास है? इसका मतलब हमने जो किया सब सही है। फ्रिक्शन 18 लगेगा, एक्सीलरेशन 3 होगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल। 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया। 6.5 और 4। हाँ ठीक है।
तो देखो सबसे डायरेक्शन निकालो फ्रिक्शन का, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले पे लगेगा पीछे और नीचे वाले पे लगेगा आगे। अगर हम ये पहले अज्यूम कर लेते हैं दोनों साथ में चलेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा 50/10 यानी कि 5। अगर साथ में चलेंगे तो एक्सेलेरेशन 5। अगर एक्सेलेरेशन 5 मान लें तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 6 × 5 30। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो गया 30। क्या 30 हमारे पास है? नहीं, तो कट कर दिया इसको, तो गलत है, हमारी एजम्पशन गलत है, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। स्लिपिंग होगी इसका मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। तो ये फ्रिक्शन पता चल गया दोनों पे 24 लग जाएगा। अब दोनों का अलग अलग एफडी बना के आंसर निकाल लिया। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एफडी बनाया 4 kg का, 50 उधर 24 इधर, तो एक्सेलेरेशन 50 - 24/4 6.5, उसका 24/6 4। क्लियर है? एफ लगाया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर और द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स विल स्लिप। पहला क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, उसके बाद तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। 40 जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम, अच्छा पहले डायरेक्शन देख लो फ्रिक्शन का, ऊपर वाले पे लगेगा पीछे और नीचे वाले पे लगेगा आगे। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आ जाए तो फ्रिक्शन लगा देना है लिमिटिंग, कितना 24। अब अगर नीचे वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, अगर 24 फ्रिक्शन लगता है, मास इसका 6 है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा 4, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन 4। अब एक्सेलेरेशन पता चल गया। अब एफ बराबर है में, एफ बराबर टोटल मास हो गया 4 + 6 इंटू एक्सेलेरेशन 4 40। क्लियर है? अगला सवाल 4 kg ब्लॉक 6 kg ब्लॉक 20 दोनों पे लगाया, न्यू 0.5 मतलब लिमिटिंग 20, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। इस बार दोनों पे लगा दिया फोर्स। फ्रिक्शन कितना? सही है। टोटल फोर्स, हाँ 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 ठीक है, सही है। देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहला काम तो ये है, अगर तुम डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सोचोगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? अगर फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप क्या होता है डायरेक्शन निकालना। मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाला कितने से जाता, ऊपर वाला कितने से आता 20/4 5 मीटर/सेकंड²। नीचे वाला तो वैसे ही साथ में जा रहे हैं, ये तो वैसे ही साथ में जा रहे हैं,
फ्रिक्शन यही तो चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों ब्लॉक साथ में रहें, दोनों ब्लॉक साथ में चलें या साथ में रुकें, जो भी करना है। लेकिन वैसे ही साथ में चल रहे हैं तो बिना फ्रिक्शन के ही साथ में चल रहे हैं, तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इस मामले में बहुत समझदार है। अगर उसको लगता है ना कि मेरे बिना ही काम हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे बिना ही काम हो रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं लगेगा। वही तो हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। फ्रिक्शन के बिना लगे ही दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीका। दूसरा, अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अपने मन से कोई डायरेक्शन मान लो, अपने मन से चाहो तो पीछे मान लो, इस पे आगे मान लो। सिस्टम के लिए बात करो, अगर सिस्टम के लिए बात करूंगा तो एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट बराबर, तो एफ बराबर यानी एफ टोटल फोर्स कितना हो गया? टोटल फोर्स हो गया कितना? 30 और 20 50, 50 बराबर टोटल मास 10 इंटू ए। सॉल्व करके ए की वैल्यू 5 आ गई क्या? अब दोनों में से किसी भी एक का एफडी बना के फ्रिक्शन निकाल लो, दोनों में से किसी भी एक का एफडी बना के फ्रिक्शन निकाल लो। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मान लो एफडी बनाता हूँ, 4 kg ब्लॉक, इधर से लग रहा है 20 और इधर से लग रहा है फ्रिक्शन, या पीछे माना है, पीछे माना है, तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन और ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 से। 20 माइनस एफ बराबर एम ए, 20 माइनस एफ बराबर 4 इंटू 5। सॉल्व करके फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? 0। वो हमने वैसे भी निकाल लिया था, सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट, ऊपर वाले ब्लॉक पे 20 लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक 120 लग रहा है, लिमिटिंग 20 है, एक्सेलरेशन बताना दोनों का। नीचे वाले 100/6 मतलब स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, पहले डायरेक्शन देख लो फ्रिक्शन का। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कौन सा ब्लॉक तेज चल रहा होता? नीचे वाला। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होता? 20/4 यानी कि 5, और नीचे वाले का होता 20, है ना। ऊपर वाले का 5 और नीचे वाले का 20। तो नीचे वाला तेज जा रहा है, नीचे वाला तेज जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो नीचे वाले ब्लॉक पे तो लगेगा पीछे और ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा आगे। अब पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं। साथ में चलेंगे तो टोटल फोर्स हो गया 140, टोटल मास 10, एक्सेलरेशन 14, है ना। एक्सेलरेशन अगर साथ में चलेंगे तो एक्सेलरेशन 14। एक्सेलरेशन कर सकते हो लेकिन शूडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी तो एक्सेलरेशन है। अगर ऐसे करोगे तो पहले पहली चीज़ तो इसका एक्सेलरेशन नहीं पता तुम्हें कितना है, तो उसका शूडो लगा लो। शूडो कैसे लगाओगे? इसका एक्सेलरेशन ए मानोगे फिर शूडो लगाओगे एम उसका, है ना। तो हमने एज्यूम किया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 14 कॉमन एक्सेलरेशन। इस दोनों में से किसी एक का एफडी बना लो। 4 kg का मान लो एफडी बनाता हूँ तो 20 आगे, फ्रिक्शन आगे, तो 20 प्लस एफ बराबर m इंटू ए यानी 4 इंटू 14। सॉल्व करके फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 36। तो हमारे पास कितना है? 20। मतलब ये गलत हो गया।
फ्रिक्शन दोनों पे 20-20 लगा दो, तो दोनों का अलग अलग एफडी बना के दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग निकाल दो। एक का आएगा 10, दूसरे का 50/6। सही है। अगला सवाल, इस पे 20 लेफ्ट, उस पे 10 राइट, एक्सप्रेशन बताना दोनों का। मतलब अलग अलग आ रहा है, देखते हैं। दोबारा चेक करो। और साथ में ये आ रहा है। हाँ सही सही। देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाला 20/4 5 से इधर जा रहा होता, नीचे वाला 10/6 से उधर जा रहा होता, ऊपर वाला ब्लॉक इधर आ रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक तो स्लिपिंग हो रही है ना, स्लिपिंग हो रही है, ऊपर वाला ब्लॉक इधर आ रहा है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट की तरफ। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगा राइट की तरफ, नीचे वाले पे लगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलें। अब एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों का सिस्टम मान लेते हैं। अगर पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ तो नेट फोर्स कितना हो गया, 20 - 10। नेट फोर्स कितना हो गया, 20 - 10 अपॉन टोटल मास 10, एक्सलेशन 1, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 20 जाता है ना, नेट फोर्स इधर की तरफ। तो अगर मैं सिस्टम मान लेता हूँ तो एक्सलेशन 10 होगा लेफ्ट की तरफ। अब दोनों में से किसी भी एक का एफडी बना लो। अगर मैं 4 kg का एफडी बनाता हूँ तो 20 - F बराबर ma, F बराबर 16, F बराबर 16 हमारे पास है, बिल्कुल सही। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी तक तो बिल्कुल सेम टाइप के थे, अभी वही कॉन्सेप्ट रहेगा लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बस। ये 4 kg ब्लॉक, ये 6 kg ब्लॉक, यहाँ पे म्यू 0.5 यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन 20, नीचे भी म्यू दिया हुआ है। अभी तक किसी सवाल में नीचे म्यू नहीं था, अभी तक मैंने बोला था कि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। इस सवाल में नीचे म्यू दिया हुआ 0.3, यानी यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, 10 मतलब 100 × 0.3 30, 20 न्यूटन फोर्स लगाना। दोनों का एक्सप्रेशन बताना है, दोनों का एक्सप्रेशन बताना है। हाँ बेटा, फ्रिक्शन तो निकालना है पहले दोनों का ना, दोनों का फ्रिक्शन पहले निकालना है, उसके बाद कुछ कर पाएंगे अपन। मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का सेम, दोनों का सेम। और सोचो,
मॉडल सब लोग लेके आए हो ना, डिस्कस कर लेंगे। ये खत्म होने वाला है बस, 7-8 पेज बचे हैं। नहीं नहीं, कोई चलेगा ही नहीं, दोनों रेस्ट, दोनों रेस्ट करेंगे, सुनो ध्यान से। जो ये वाला फ्रिक्शन है, नीचे वाला, ये क्या चाहता है? इसको क्या मतलब इससे? ये फ्रिक्शन क्या चाहता है? 6 kg वाला ग्राउंड के साथ रहे, मतलब 6 kg वाला रेस्ट करे। ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो नीचे वाला फ्रिक्शन क्या चाहता है कि 6 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहे। अच्छा, ये क्या चाहता है? ये दोनों साथ में रहें। इसको ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, इसको 4 kg से कोई मतलब नहीं है, इसको ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। ये चाहता है कि 6 kg वाला ग्राउंड के साथ रहे, मतलब रेस्ट पे रहे, और ये चाहता है कि दोनों साथ में रहें, दोनों साथ में रहें। तो ये वाला फ्रिक्शन तो तब आएगा जब स्लिपिंग होगी यहाँ पे। ये वाला फ्रिक्शन तो कब आएगा? जब यहाँ पे स्लिपिंग होगी या स्लिपिंग के चांसेस होंगे। और अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो गई, सोच के देखो, अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो गई, फोर्स किस पे लगा रहे हैं? नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे? तो पहले कौन चलेगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? जिस पे फोर्स लगा रहे हैं पहले तो वही चलेगा, चलना हुआ तो पहले अगर ये चल गया तो ये फ्रिक्शन, इसका मतलब 30 लग जाएगा पहले। अगर ये चल गया तो 30 लग जाएगा, तभी तो चलेगा 30 के बाद ही तो। लेकिन चलाने वाला तो 20 ही है। ये चलाने वाला कितना है? 20। भाई नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कितना है? 20। रोकने वाला कितना है? 30। तो ये पहले ही 20 लग जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक पे 20 लग गया तो क्या 20 कैंसिल होकर नीचे वाले बने फोर्स 0, नीचे वाले का एक्सेलरेशन 0, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। ऊपर वाला फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, कोई कहीं नहीं है। समझ में आया? और करेंगे ऐसे क्वेश्चन, देखो यहाँ तक कोई डाउट तो पूछो। अगला सवाल, सेम डाटा है, बस 70 न्यूटन फोर्स है। सेम डाटा है, बस 70 न्यूटन फोर्स कर दिया। अब बताओ, फोर आएगा? हाँ सही। हाँ, साथ में चलेंगे, है ना?
देखो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सोचना शुरू करता है। बीच में 20 है, लेकिन बीच वाला फ्रिक्शन तो तब आएगा दोनों बीच में स्लिपिंग के चांसेस होंगे। फोर्स किस पे लग रहा है? नीचे वाले ब्लॉक पे। फोर्स जो हम लगा रहे हैं बाहर से वो किस पे लगा रहे हैं? नीचे वाले पे। तो अगर चलेगा तो पहले यही चलेगा, और अगर ये चलेगा तो नीचे वाला पहले 30 लग जाएगा, उसके बाद चल पाएगा। इसको चलाने वाला कौन है? 70। रोकने वाला 30। चलना पड़ेगा, सही है, चलना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा, लिमिटिंग लग जाएगा, और अब ये चलेगा आगे, ये चलेगा। अब पता क्या करो, 70 माइनस 30, क्या इसके नेट 40 बचा? इस 30 को भूल जाओ, इस पे 40 लगा दो, और ये सवाल बन गया पहले वाला। ये सवाल बन गया पहले वाला, जब ग्राउंड पे कुछ नहीं दिया था, है ना। मतलब 70 माइनस 30, इस पे 40 दिखा दो, ये नीचे वाली कहानी सारी भूल जाओ, और ये सवाल अब बन गया बिल्कुल पहले। इसे अब पहले 40 लग रहा है, मानेंगे दोनों साथ में, पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालेंगे, है ना। तो कहाँ लगेगा? नीचे वाले पे पीछे और ऊपर वाले पे आगे। मानेंगे दोनों साथ में चल रहे हैं, तो 40 अपॉन 40 अपॉन, पहले एज्यूम करेंगे साथ में चल रहे हैं, तो 40 अपॉन 10 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। ऊपर वाला ब्लॉक जो कितने केजी का है? 4 केजी का। तो 4 केजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे, एक्सेलरेशन बराबर 4, तो क्या एफ की वैल्यू 16 आ गई? 16 हमारे पास है, मतलब सब कुछ सही है। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज किया? ऊपर वाले पे लगा दिया 4। 4, 6, 20, 30, 25। एक्सेलरेशन बताना है दोनों का, मतलब साथ में दोनों। देखो अच्छे से, नीचे वाला है जाएगा, ऊपर वाला कितने से जाएगा? .5 ऊपर वाला 1.25। हाँ सही है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा अभी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि देखने में टफ लगते हैं, लेकिन मैं ये यहाँ तक का अगर आता है ना तो वो क्वेश्चन भी ईजी हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं। फोर्स किस पे लगाया? ऊपर वाले पे। फोर्स लगाया ऊपर वाले पे, तो अगर चलना होगा तो पहले ऊपर वाला ही चलेगा, जिस पे फोर्स लगाया पहले वही चलेगा। तो फोर्स लगाया ऊपर वाले पे, अगर चलना हुआ तो पहले ऊपर वाला चलेगा, फिर अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हुआ या कंडीशन बनी तो नीचे वाला भी चल लेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला चलेगा तो क्या ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पहले पीछे लग जाएगा? ऊपर वाले फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, और नीचे वाले पे लग जाएगा आगे। नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? ना फ्रिक्शन। नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला अब डायग्राम में कौन है? ये वाला फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम कितना लग सकता है? ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20। नीचे वाले 6 केजी ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कौन है? ये फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन चलाना चाहता है कि रोकना चाहता है? ये वाला फ्रिक्शन ये रोकना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है कि ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ रहे, तो ये तो रोकना चाहता है। और ये फ्रिक्शन चलाना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है कि दोनों साथ में रहें, तो ये फ्रिक्शन इसको चलाना चाहता है। तो चलाने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20। रोकने वाला कौन है? 30। कैसे चल पाएगा? चलना पॉसिबल? तो नीचे वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन हो गया 0। नीचे वाला तो पक्का नहीं चलेगा, नीचे वाला ब्लॉक तो पक्का नहीं चलेगा। ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर वाले को चलाने वाला, रोकने वाला मैक्सिमम 20 लग सकता है, तो लगा दो मैक्सिमम। फ्रिक्शन लग गया 20,
आगे जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर 5/4। हाँ, तो ये 20 लग गया, किसका मतलब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो मतलब ग्राउंड पे भी 20 लग गया। समझ में आया? क्लास के बाद सारे क्वेश्चन दोबारा करना, जो रेड से मैं जो लिख रहा हूँ अभी सॉल्यूशन, उसको छोड़ के पहले ब्लैक वाला पेपर में ड्रॉ कर लेना, सॉल्व करके फिर आंसर मैच करना सारे क्वेश्चन। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट 4 kg 6 kg 60 न्यूटन 20 10 फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है। क्योंकि जब तक नीचे फ्रिक्शन नहीं होता ना, तब तक तो सवाल बहुत इजी होता है। जब तक ग्राउंड वाला फ्रिक्शन नहीं आता तब तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ग्राउंड वाला आने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। मैं उसकी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन की। नीचे वाले का 25/3 आ रहा है, देखते हैं 10 और 5/3। 10 और सही है, 10 और 5/3। देखो हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, ऊपर वाले पे। तो पहले चलेगा तो ऊपर वाला चलेगा, ऊपर वाला चलेगा तो ऊपर वाले पे जो बीच वाला फ्रिक्शन है, ये चाहता है दोनों साथ में चलें, तो बीच वाला फ्रिक्शन इस पे पीछे लग जाएगा और इस पे आगे लग जाएगा। अब इसको चलाने वाला ये फ्रिक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20, इसको रोकने वाला मतलब ये डोमिनेट कर जाएगा। तो ऊपर वाला फ्रिक्शन, क्योंकि ऊपर वाला फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों साथ में चले और नीचे वाला फ्रिक्शन चाहता है कि ये रुका रहेगा, बट वो ज़्यादा है, वो डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब वो दोनों को साथ में चला देगा। मतलब ये है कि नीचे वाले ब्लॉक को भी शिफ्ट कर देगा, नीचे वाले ब्लॉक को भी चला देगा। अब पूरे सिस्टम को एक मान लो, सिस्टम को एक मान के पहले, अब वही प्रोसीजर दोबारा। अगर पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूँ तो व्हाट इज द नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। सोचिए कैसे, अगर पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूँ तो नेट फोर्स कितना हुआ 60 माइनस 10, क्योंकि ये चलेगा तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा ना। तो सिस्टम को देखूंगा तो अगर सिस्टम को देखूंगा तो नेट फोर्स क्या आ गया 60 माइनस 10 यानी कि 50/10 एक्सेलेरेशन 5। अगर कॉमन एक्सेलेरेशन देखें तो कॉमन एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है 5। दोनों में से किसी एक का एफडी बना लो, ऊपर वाले ब्लॉक का एफडी बनाता हूँ तो 60 माइनस एफ बराबर 4 × 5, एफ बराबर 40। तो क्या 40 हमारे पास है नहीं है, 20 है, तो सब गलत। मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग लग जाएगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग लग जाएगा। इसको भी 20 लगा दो, इसको भी 20 लगा दो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके एक्सप्रेशन निकाल दो। बस ये करना है काम। क्लियर है? कोई डाउट? 10 और 5/3। अब आगे देखो, मैंने क्यों बोला कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे, जेई मेन में भी आया हुआ है पहले क्वेश्चन ऐसा, तुम देखोगे अपने मॉड्यूल देखोगे तो जेई मेन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेगा तुम, मेन में भी आया हुआ है, एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा है, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया, ये M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक यहाँ का नीचे का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1, यहाँ का μ2। अगर यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, m2g cos थीटा, यहाँ पे इस जगह पे बीच में नॉर्मल, अरे m2g नीचे लगेगा तो m2g cos थीटा उधर, m2g sin थीटा इधर, तो यहाँ का नॉर्मल हो गया m2g cos थीटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया यहाँ का μ2 m2g cos थीटा। अगर यहाँ पे देखोगे तो m1g नीचे, m1g cos थीटा, m1g sin थीटा, तो m1g sin थीटा, यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2g cos थीटा, दोनों का होता है ना, तो m1 प्लस m2g cos थीटा, तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μ1 m1 प्लस m2g cos। क्या मुझे दोनों जगह का लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है? क्या मुझे दोनों का पुलिंग फोर्स पता है? इंक्लाइन छोड़ो, हॉरिजॉन्टल पे बना लो, इंक्लाइन को भूल जाओ, किससे बना लो सवाल को, हॉरिजॉन्टल पे। सवाल को उठा के हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ कर लिया कि दो ब्लॉक है m1 m2, नीचे वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है, बीच वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है, इसको खींच रहा है m1g sin थीटा, इसको खींच रहा है m2 sin थीटा। अब ये फ्रिक्शन बन गया हॉरिजॉन्टल का जो हमने सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है? अब आराम से कर सकते हैं इसको, टू ब्लॉक प्रॉब्लम है, हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि बच्चे कई बार इंक्लाइन पे तो अगर सोचते हैं ना इसको अपन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं कई बार, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस करी होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन की। क्लियर है ना? कि जब भी इंक्लाइन का क्वेश्चन आए ऐसे ड्रॉ कर लो उसको, फिर आगे सॉल्व करो। कोई डाउट? हाँ, आगे देखें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे मॉड्यूल में, टेस्ट सीरीज में, कहीं देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अगेन ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम है, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कि एक दीवार, यहाँ पे एक ब्लॉक m1 और दूसरा ब्लॉक m2, और यहाँ से हमने प्रेस कर दिया सिस्टम को फोर्स F से, यहाँ से हमने एक फोर्स लगा दिया F। अगर मैं यहाँ से F फोर्स लगाता हूँ तो बीच में नॉर्मल क्या आएगा और यहाँ पे नॉर्मल क्या आएगा? दोनों में से यहाँ ज़्यादा होगा नॉर्मल कि यहाँ ज़्यादा होगा? मतलब यहाँ ज़्यादा होगा। क्यों? फिर सोचो कहाँ ज़्यादा होगा? सेम होगा। m तो नीचे लग रहा है, उससे क्या मतलब हॉरिजॉन्टल में? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले कराया था, लेकिन उसमें केवल एक ब्लॉक था। इधर से फोर्स F लगाया तो नॉर्मल भी F के बराबर आ रहा था, है ना? यहाँ सोचते हैं, जैसे ये वाले ब्लॉक का FBD बनाता हूँ, मान लो M2 का मैं FBD बनाता हूँ, M2 का, तो M2 ब्लॉक पे इधर से F लग रहा है, उधर से नॉर्मल लग रहा है। ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा क्या? जाएगा तो वर्टिकल में जाएगा, हॉरिजॉन्टल में इसका मोशन हो नहीं सकता, तो नॉर्मल बराबर F। इसका मतलब क्या, बीच वाला नॉर्मल F के बराबर आ गया, तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या μ2F आ गया, इस बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ गया μ2F। यहाँ पे आ जाते हैं। सिस्टम को देखो, अगर सिस्टम को देखूँ तो यहाँ से फोर्स F लग रहा है, उधर से नॉर्मल लग रहा है, क्या सिस्टम हॉरिजॉन्टल में चलेगा? तो वो नॉर्मल भी F के बराबर हो गया, तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया μ। समझ में आया? दोनों जगह नॉर्मल इक्वल होगा, F दोनों जगह। वहाँ पे अलग केस होता है, जो ऊपर पढ़ा था अपन ने वो mg नीचे लगा रहा था, mg की वजह से नॉर्मल अलग लगा रहा था। अब इधर से कौन खींच रहा है इसको?
M1G, इधर से कौन खींच रहा है, M2G। अब इस डायग्राम को क्या करो ना, ऐसे कर दो। समझने के लिए हमने जो डायग्राम ऊपर पढ़ा हुआ है, जैसी प्रैक्टिस हमने की हुई है, इस डायग्राम को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दो तो डायग्राम बन जाएगा ऐसा। कैसा, इधर का लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है U1F, बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन U2F, इस ब्लॉक को खींच रहा है M1G, इसको M2G। अब ये क्वेश्चन बन गया 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, इसको मुझे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम देखने में लगता है कि नए टाइप की है, लेकिन नई नहीं है, बिल्कुल 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही है। कोई डाउट तो पूछो। डिफरेंस लग रहा है कि ऑफलाइन में अच्छा समझ में आता है या ऑनलाइन में, ऐसा डिफरेंस लग रहा है क्या? फर्क तो पड़ता है, देखो सही बात है ना, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक छोटी सी टर्म है, पार्टिकल लास्ट ले लियो, हाँ छोटी सी टर्म है बिल्कुल, एक बस अपन को याद कर लेना, कहीं काम भी नहीं आता, कहीं पूछता भी नहीं अपन से। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, जैसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट की वजह से किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी बॉडी पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है कॉन्टेक्ट की वजह से। एक तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा, एक तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा और एक इस पे फ्रिक्शन लगा। इधर उधर कहीं लग सकता है, कहीं ले लो, फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन इधर लगा मान लो। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्या उसे हम बोलते हैं टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स या नेट कॉन्टैक्ट फोर्स या नेट रिएक्शन फोर्स। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स R हो गया। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल मेड बाय टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है? एंगल मेड बाय टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डायग्राम में देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू F/n, tan थीटा इक्वल टू F/n। और हम ये जानते हैं कि जो फ्रिक्शन लगेगा कहीं भी वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग होता है हमेशा। कहीं भी किसी भी सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग होता है। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से हो गई n tan थीटा यहाँ से, और लिमिटिंग होता है म्यू n, n से n कट गया। तो एक रिलेशन आ गया कि जो म्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? जैसा कि मैंने बताया कि कहीं नहीं पूछेगा तुमसे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया एक बार। यहाँ पे फ्रिक्शन कंप्लीट भी होता है। आगे हम लोग एनएलएम का मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बोलो क्वेश्चन। हाँ, अगर जैसे मॉड्यूल के अलावा कोई डाउट हो ना, नोट्स में डाउट हो या किसी और बुक से क्वेश्चन कर रहे हो तो वो क्लास के बाद पूछ लेना अभी आपको, ठीक है ना, क्लास के जस्ट बाद। देखो मॉड्यूल नहीं है इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो डाउट कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, देखो दिक्कत नहीं। तो तुमने सॉल्व नहीं किया अभी? हाँ, यहाँ से भी ऑफिस जाके अभी ले लीजिएगा क्लास के बाद।
तो देखो बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, अरे संडे के टेस्ट में एनएलएम ही आ रहा है ना। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. A sphere of mass capital M lies between two smooth incline is shown. Find the normal reaction of contact point A and B. ठीक है, तो एफबीडी बनाओ इसका एफबीडी अगर बनाते हैं तो क्या नीचे एक एमजी लग रहा होगा, सही है। इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उस नॉर्मल रिएक्शन का एंगल बता सकते हो क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, जैसे भी कहाँ से मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, दोबारा देखो। हाँ, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट, सही है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट, तो ये वाला 90 माइनस थीटा तो वर्टिकल से थीटा नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना। ये थीटा फिर ये थीटा तो ये थीटा, अरे कहाँ जा रहा है, थीटा क्लियर हो गया बेटा। वर्टिकल से थीटा बनेगा, यानी कि जो नॉर्मल n1 होगा उसका एंगल वर्टिकल से होगा थीटा 1 या थीटा 2, जैसे n2 बोलते थे तो n1 क्यों बोलना था, थीटा 2 है तो n2 बोलते हैं हम भी, सही है। ऐसे इधर से नॉर्मल लग रहा होगा n1, क्या n1 का एंगल वर्टिकल के साथ थीटा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, दो तरीके सॉल्व करने के। हाँ, चाहो तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक कर लो, यानी n1 cos थीटा 1 प्लस n2 cos थीटा 2 इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल में n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। दूसरा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो लेमिस थ्योरम लगा लो सीधा, तो ज़्यादा बेटर है। लेमिस थ्योरम से एक लाइन में आंसर आएगा, क्लियर है ना। लेमिस थ्योरम लगा लो, mg अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर n2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा 1 बराबर n1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा 2। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेगा, क्लियर है। A sphere of mass m, radius r is placed between two vertical walls having separation d, which is slightly greater than 2r। जो d है वो 2r से बड़ा है, d है ना, d वो 2r से, दोनों तो नॉर्मल लगेगा, तो मतलब जस्ट बराबर भी तो भी नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि जैसे एक चीज़ सोचो ना कि अगर मैं एक स्पेयर को ऐसे ग्राउंड पे रख दूँ तो उधर जाएगा क्या कहीं। अगर मैं एक स्पेयर लूँ उसको ऐसे ग्राउंड पे रख दूँ, बिल्कुल धीरे से ऐसे प्लेस कर दिया उसको, ऐसे जाएगा उधर कहीं, मतलब बगल वाली दीवारों की ज़रूरत, वो तो ऐसी रेस्ट पे है। ये जो बगल में दीवारें लगाई हुई हैं इनकी कोई ज़रूरत, तो कैसे रख दूँगा, ऐसी रेस्ट पे रहेगा, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो दोनों से कोई नॉर्मल, बस नीचे से लगेगा mg के बराबर, ठीक है। 15 16 स्फेरिकल बॉल 5 kg 2 प्लेन 7 30 45 इक्विलिब्रियम में है, नॉर्मल फोर्स बताना ही टू द प्लेन, ठीक है। इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओगे तो नीचे एक mg लगेगा,
यहाँ से जो नॉर्मल लगाओगे, देखना ध्यान से, यहाँ से जो नॉर्मल लगेगा N1 बोल देता हूँ उसको, नीचे वाली सरफेस का नॉर्मल N1, उसका एंगल वर्टिकल के साथ 30 हो जाएगा। बोलो, नॉर्मल N1 का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा? 30। तो ये N1 हो गया जिसका एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है 30 डिग्री। ऊपर वाले पे N2 लगेगा जिसका एंगल वर्टिकल से 45 हो जाएगा। सही है? यहाँ ऊपर वाली सरफेस से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे N2 लग रहा होगा जिसका एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा? 45। एबीडी बन गया। अब सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करो, ये सॉल्व करने में ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। एक्स और वाई में ब्रेक कर लो, मतलब N2 को ब्रेक करो नीचे इधर, N1 को ब्रेक करो इधर इधर, फिर हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम, ऐसे कर सकते हो। चाहो तो बर्नौली क्या बोलते हैं, लैमिज लगा लो, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जहाँ भी 3 फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हो तो हमेशा ये प्रेफर करो कि लैमिज तरफ लगाओ, उससे क्वेश्चन मोस्टली ईजी होता है। N2 बेटा यहाँ से ऊपर से ना, ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट में है ना, ऐसे यहाँ से लग रहा होगा N2 ऐसे। क्लियर है? 17, 18, 19, 20, 21, 20 देखो, 19, ब्लॉक 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg की रस्सी से सस्पेंड कर दिया। टेंशन इन द स्प्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट, तो बेटा लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगी? mg के बराबर है, 10 के बराबर। मिड पॉइंट पे निकालोगे तो मिड पॉइंट के नीचे जितना टोटल वेट है पूरा आ जाएगा। एक तो 1 kg है और एक रस्सी हो गई ½ kg की, 1.5 kg का वेट। सपोर्ट पे निकालोगे टोटल 2 kg का वेट, ठीक है ना? सपोर्ट पे निकालोगे ऊपर, सपोर्ट पे क्या आ जाएगा? सपोर्ट के नीचे टोटल कितना मास है? 2 kg, 2 kg का वेट। 20, 1, 2, 22, 22 में T4 नहीं आ रहा था। The mass M is held in place by applied force F। अच्छा, ये फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो ठीक, तो देखो बेटा, ये जो F फोर्स है हमने इस रस्सी पे लगाया है, तो क्या T1 तो F के बराबर हो गया? तो देखो इस रस्सी में F, फिर इधर भी F, फिर इधर भी F, F है तो नीचे 2 है। अब बताओ कौन सा नहीं आ रहा? T4, F, 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 तो 3 है, क्योंकि नेट फोर्स पुली पे 0 होता है। क्लियर है ना? हाँ, ये वाला बेटा इस पुली पे ऊपर लग रहा है F और F, तो नीचे 2 है, मतलब नेट फोर्स पुली पे 0 हमेशा। 23, 24 क्लास में कराया है। V1 cos θ1 बराबर V2 cos θ2 क्लास में कराया है। 25, 26 क्लास में कराया है। 27, 27 का डायग्राम नहीं है ना? छोड़ो उसको, डायग्राम ऐसे कैसे बना पाएंगे हम लोग। 28, 29, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A इन टर्म्स ऑफ B। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि
जो ये वेज है, ये वाला जो वेज है, ये आगे जा रहा है बी से, ये आगे जा रहा है बी से। ये यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप है, ब्लॉक इससे इसके बीच में फंसा हुआ है। एक तो जो ब्लॉक है वो इस वेज के बीच में फंसा हुआ है, वहाँ से रस्सी लेके ये पुली से लेके यहाँ से लगा दिया। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो क्या पुली भी आगे जाएगी बी से? क्योंकि जो पुली है वो तो ब्लॉक से अटैच, पुली जो है वो तो इससे अटैच है वेज से। देखो पुली जो है यहाँ पे वेज के साथ अटैच है, ये वेज के साथ फिक्स है पुली। तो जब वेज आगे जाएगा तो इसका मतलब पुली भी आगे जाएगी। और जबकि हमारे लिए सवाल सॉल्व करना आसान कब होता है? तो पुली रेस्ट पे हो। हमारे लिए इजी कब होता है? जब पुली रेस्ट पे। चलो देखते हैं। अब एक चीज सोचो कि जब ये वेज जब आगे जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। सही है। जब ये वेज आगे जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर भी जाएगा और वेज के साथ में आगे भी जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई वेज की तो फंसा हुआ है ना वेज के बीच में, तो अगर वेज आगे जाएगा तो ब्लॉक वेज के साथ साथ आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो आगे तो वेज के साथ साथ ही जाएगा, मतलब ब्लॉक के पास आगे वाला एक्सेलरेशन तो बी होगा। वो तो फंसा हुआ है वेज के बीच में। अगर वेज जितना आगे गया उतना ही आगे ब्लॉक जाएगा। तो अगर वेज बी से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी बी से जाएगा, तो उसके अलावा ये ऊपर भी जाएगा। तो इसका ऊपर वाला एक्सेलरेशन ए मान लेता हूँ। ऊपर वाला क्या मान लेता हूँ? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? अब एक काम करो कि पुली पे बैठ जाओ, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन इजी कब होता है? जब पुली रेस्ट हो। तो पुली पे बैठ जाओ। अगर पुली पे बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए पुली हो गई रेस्ट पे, यानी मेरे लिए जो ये वेज है ये हो गया वेज 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 रेस्ट पे की मोशन में। मैं पुली पे बैठ गया, पुली पे, तो मेरे लिए पुली रेस्ट पे हो गई। तो वेज वेज और पुली एक साथ तो हैं, तो वेज भी रेस्ट पे हो गया। लेकिन ये दीवार चलने लगेगी मेरे लिए। तो उसको देखो, पेड़ रियलिटी में रेस्ट पे होते हैं कि चलते हैं पेड़, लेकिन हम जब ट्रेन के अंदर जाते हैं तो पेड़ हमारे लिए चलने लगते हैं। वैसे ये दीवार रेस्ट पे है, लेकिन हम पुली के ऊपर बैठ गए और पुली राइट में बी से जा रही थी, हम पुली के ऊपर बैठ गए, तो क्या ये दीवार हमारे लिए बी से चलने लगेगी पीछे की तरफ? बोलो क्लियर? अब पुली रेस्ट पे है। पुली अब सोच के देखना, पुली है रेस्ट पे, पुली रेस्ट पे है, उससे एक ब्लॉक अटैच्ड है, एक दीवार अटैच्ड है। पुली रेस्ट पे एक तरफ ब्लॉक अटैच है, एक तरफ दीवार अटैच है। ये दीवार जा रही है बी से, ब्लॉक आ रहा है ऊपर ए से, तो ए और बी दोनों बराबर हो गए। ए और बी दोनों कैसा सिस्टम बन गया? ये पुली, नीचे एक ब्लॉक है जो कि ऊपर ए से जा रहा है, इधर दीवार है जो कि बी से जा रही है। सोच के देखो, ए और बी दोनों अलोंग द एक्सप्रेशन सेम होगा, दोनों का एक्सप्रेशन ना अलोंग द रस्सी। तो ए और बी दोनों बराबर होंगे, यानी ए की वैल्यू पता चल गई हमें कि ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी। ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए का एक्सप्रेशन पूछा है। ए के पास एक तो ऊपर भी है, एक राइट में भी है, तो नेट क्या हो जाएगा? √2b। नेट एक्सप्रेशन ऑफ ए विल बी √2b। बी √2 है, वेक्टर में दिया है, ठीक है। बी आई प्लस बी जे लिख दो, बी आई प्लस बी जे, एक ही बात है। क्लियर है? 30, 31, 2, 31 वीटी कब दिया हुआ है ना? वीटी कर्व का स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इनटू मास कर देंगे फोर्स, ठीक है। 32, 33, 34, 35,
36 फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन द फॉलोइंग सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने शायद क्लास में कराया है, इसके जैसा कराया, ये नहीं कराया। हमें बी का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। ये रस्सी, ये क्या दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से अटैच्ड हैं? दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी अटैच्ड है? नहीं भाई, ये रस्सी यहाँ से शुरू हुई, ये मतलब इसमें टेंशन टी मान लूँ तो टी और टी, तो नीचे क्या हो गई? सेम रस्सी से नहीं, अलग अलग रस्सी से अटैच हो, तो अलग अलग रस्सी से अटैच्ड हैं तो दोनों का एक्सेल सेम हो, ये जरूरी अलग अलग होगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन कुछ A1 मानना पड़ेगा और इसका कुछ A2 मानना पड़ेगा। क्लियर है? इस पे लिखो इक्वेशन 2mg माइनस 2t बराबर 2ma1। ऊपर वाले पे लिखो t बराबर m इंटू A2। कितने वेरिएबल है? वेरिएबल कितना है? 3, A1 A2 t। इक्वेशन कितनी आई? एक और चाहिए, कहाँ से आएगी? एक और इक्वेशन चाहिए, वो आएगी कंस्ट्रेंट से। कैसे? अगर ये वाला ब्लॉक A2 से जा रहा है तो क्या ये वाली, जैसे नीचे वाली पुली को देखता हूँ, नीचे वाली पुली को, तो क्या ये वाली रस्सी भी नीचे A2 से आ रही होगी? ये तो 0 पे है, ये वाला जा रहा है A1 से, तो A2 + 0/2 बराबर A1। 3 इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके आंसर है? हाँ ठीक है ना, सॉल्व करके तीनों का आंसर सेम ऐसे उसको करना है। टी ये 2t, मान लो ये नीचे जा रहा है A1 से, ये राइट में जा रहा है A2 से, तो नीचे वाले के लिखोगे तो 3mg माइनस 2t और t 3t बराबर 3ma1। ऊपर इसके लिखोगे तो t बराबर ma2। और तीसरी इक्वेशन कंस्ट्रेंट से निकालना, तीसरी इक्वेशन कंस्ट्रेंट से निकालना शायद थोड़ा सा टफ होगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये रस्सी नीचे A1 से ये ब्लॉक नीचे A1 से जाएगा, तो ये वाली रस्सी नीचे A1 से आएगी, ये ऊपर वाली पुली फिक्स है, तो ये वाली रस्सी बीच वाली ऊपर जाएगी। भाई इसको देखो, इस वाली पुली को, राइट वाली रस्सी A1 से नीचे, तो लेफ्ट वाली A1 से। अब मैं इस वाली पुली को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको, तो इसको ड्रॉ करूँगा, तो ये वाली रस्सी ऊपर A1 से जा रही है, ये वाली रस्सी नीचे A2 से आ रही है, और पुली नीचे A1 से जा रही है। लगा देना फॉर्मूला, AP बराबर A1 + A2/2 डायरेक्शन के साथ। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, तीनों को सॉल्व करेंगे आंसर। क्लियर है? (37) ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है, इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट रेट 1 kg/s। देखो वैसे ये टॉपिक जो है हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा सेंटर ऑफ मास में, वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं उसको। बाकी यहाँ कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। कि नेट फोर्स बराबर हमने क्या पढ़ा था? dP/dt। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स हमने क्या पढ़ा था? dP/dt। यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स हुई है 5 मीटर/सेकेंड, तो v को बाहर निकाल लो, v को बाहर निकाल के dm/dt लिख सकता हूँ, और dm/dt दिया हुआ है 1 kg/s। मास पर यूनिट टाइम, dm/dt कितना? 1 kg/s। इसका मतलब फोर्स आ गया, फोर्स, हाँ dm/dt दिया हुआ है 1, हाँ तो 5 आ गया, फोर्स 5 तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। ठीक है, 38, 39, 40,
40 देखो 40 बताओ 41 देखो बेटा 41 बताओ ना, नहीं मैन ए ऑफ मास 60 kg एंड pushes other man B of mass 75 kg due to which man B start moving acceleration रही टाइम में लगा ना बस। बेटा जो बी ब्लॉक बी पर्सन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, मास है बी का 75, तो इस पर कितना फोर्स लगा होगा 75 इंटू 3, तो उस पर भी उतना ही फोर्स लगा होगा, तो उस पर फोर्स लगा 75 इंटू 3 अपॉन उसका मास और होगा एक्सेलेरेशन आ जाएगा 42 3 43। देखो ए पेंटर ऑफ मास कैपिटल एम स्टैंड्स ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास स्मॉल एम। देखो पेंटर का मास है कैपिटल एम, पेंटर का मास कैपिटल एम, प्लेटफॉर्म का मास स्मॉल एम, pulls himself up by 2 ropes which hang over the pulley. He pulls each rope with the force F. जो पेंटर है वो दोनों रोप को कितने फोर्स से खींचता है F। तो इसका मतलब इसमें भी टेंशन है, इसमें भी है, यहाँ F तो F यहाँ भी है, यहाँ F तो यहाँ भी है। तो हमें क्या बताना है, ऊपर मूव चल ऊपर ये ऊपर की तरफ जाता है एक्सेलेरेशन A से, तो पेंटर जो है पेंटर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा, पेंटर ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन A से ना, तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा, दोनों साथ में तो रहेंगे, तो इसका मतलब दोनों मिलके ऊपर जा रहे हैं A से, तो दोनों का कंबाइंड एफबीडी बना दो, दोनों को सिस्टम मान के एक कॉमन एफबीडी बना दो। तो नीचे कौन सा फोर्स लग जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बोलो 4F, F F F F 4F, और क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलेरेशन A से, तो 4F माइनस एम प्लस एम जी बराबर एम प्लस एम इंटू ए। क्लियर है, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। 44 An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate g by 6 when placed deep inside water. पानी के अंदर जब किसी चीज़ को अपन रखते हैं तो ऊपर भी नीचे दोनों तरफ होता है, नीचे भी जा सकती है ऊपर भी आ सकती है, किस वजह से, ऊपर क्यों आती है, बॉयंट फोर्स की वजह से। पानी के अंदर कोई भी हल्की चीज़ को रखोगे तो ऊपर आएगी वो बॉयंट फोर्स की वजह से। ये बोला कि एम्प्टी प्लास्टिक का बॉक्स है जिसका मास है m, तो जो बॉक्स है उसका मास है m, तो mg लग रहा होगा नीचे और एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर, बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर, और ये ऊपर की तरफ आ रही होगी कितने एक्सेलेरेशन से जी भाई। तो इस पर इक्वेशन क्या लिखोगे, F माइनस एम जी बराबर एम जी बाई 6, तो क्या F की वैल्यू आ गई 7 mg बाई 6, मतलब बॉयंट फोर्स पता चल गया। सही है, आगे पूछा हाउ मच मास ऑफ सैंड बी फिल्ड इन इट सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट जी बाई 6। इसके अंदर कितनी सैंड भर दें, अभी इसका मास तो m है, अभी इसका मास कितना है m, तो मान लो इसके अंदर मैंने कुछ सैंड भर दी m डैश मास, इसका टोटल मास क्या हो जाएगा m प्लस m डैश, इसका नीचे वेट लग गया m प्लस m डैश जी, बॉयंट फोर्स तो सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉयंट फोर्स पे क्यों नहीं पड़ेगा कोई फर्क,
सेम लिक्विड में है, और दूसरा अब आगे पढ़ेंगे अपन कि जो बुऑयंट फोर्स होता है वो तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, इस पर डिपेंड करता है। बॉडी का कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो जो थैला है यानी कि जो बॉक्स है, बॉक्स का वॉल्यूम तो वही है ना, तुमने सैंड जो डाली है वो तो बॉक्स के अंदर डाली है। बॉक्स का जो वॉल्यूम है, पानी के अंदर जो वॉल्यूम उसे घेरा हुआ था वो पहले ही वही था, बाद में वही है, मास कर दिया बस। अब इसका एक्सप्रेशन कहाँ आना चाहिए, नीचे की तरफ दी भाई से दोबारा एफ नेट बराबर एम ए लगा दोगे इसमें, सॉल्व करके आंसर क्लियर है। 45 Find the acceleration of rod A and wedge V in the arrangement shown in figure. The mass of the rod equal that of the wedge. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि दोनों का मास बराबर है, रॉड और वेज का मास बराबर है, रॉड और वेज का मास बराबर है, हमें दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, इसका मास हम m मान लेते हैं, इसका मास भी m हो जाएगा, दोनों का m। दोनों का अलग अलग एफबीडी बना लो। पहले अगर मैं रॉड का एफबीडी बनाता हूँ, अच्छा एक चीज़ देख सकते हो कि अगर जो वेज है वो राइट में A1 से जा रहा है, तो जो रॉड है वो क्या वो नीचे A2 से आएगी, और A1 A2 में रिलेशन निकाल रहे तो कहते हैं कंस्ट्रेंट में ये tan थीटा करके कुछ आया था। तो A1 A2 में रिलेशन हम निकाल चुके थे, कंस्ट्रेंट मोशन जब पढ़ाया था मैंने वेज कंस्ट्रेंट, वहाँ पे क्वेश्चन हमने किया था, A1 A2 में रिलेशन निकाला था। एक ही क्वेश्चन तो वो हो गई, एक ही क्वेश्चन तो A1 A2 में रिलेशन हो गया कंस्ट्रेंट से। दूसरा दोनों का एफबीडी बना के नेट फोर्स बराबर एम लगाएंगे, दोनों पे अलग अलग दो इक्वेशन वहाँ से आएंगे। इस रॉड पे देखो, रॉड पे क्या नीचे की तरफ लग रहा होगा रॉड का एम जी, और एक नॉर्मल जो लग रहा होगा रॉड पे कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल का एंगल वर्टिकल के साथ होगा 37। नॉर्मल का एंगल, ये एंगल देखना सीख जाओ, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं एंगल पे अपन, तो बिल्कुल इजी होता है। अरे ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से थीटा होगा। अगर क्वेश्चन में बार बार एंगल ही निकालते रहोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर? भाई 5-10 क्वेश्चन हमने एक टाइप के कर लिए, और हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या होता है ऐसे में, क्लियर है ना। नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से क्या होगा, थीटा। तो बेटा एन को ब्रेक किया तो ऊपर आ गया एन कॉस थीटा, और ये नीचे जा रहा है रॉड कितने से, A2 से, तो नीचे की तरफ इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस एन कॉस थीटा बराबर m/2। बोलो क्लियर, सही है। वेज पे आ जाओ, क्या वेज पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल थीटा है, एन कॉस थीटा वर्टिकल में, एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में लगाओ इक्वेशन, एन साइन थीटा बराबर m इंटू A1। तो दूसरी इक्वेशन हो गई एन साइन थीटा बराबर m/A1। तो दो इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन कंस्ट्रेंट वाली A1 A2 n, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, सॉल्व करके आंसर क्लियर है। A1 A2 और नॉर्मल तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन हो गई, दो एफबीडी से एक कंस्ट्रेंट से, तीनों को सॉल्व करके आंसर 46 47 3 monkey ABC masses 10 15 8 A नीचे आ रहा है, जो A है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 2 से आ रहा है, जो C है वो ऊपर 1.5 से जा रहा है, और जो B है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन मैटर करता है, टेंशन बतानी डी पे। तो बेटा क्या करो, सिस्टम का पूरे का एफबीडी बनाओ,
पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाओ और फिर लगा दो न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। पढ़ा था हमने न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। अगर पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाते हो तो क्या ऊपर यहाँ पे टेंशन लग रही होगी टी, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा सबका, तो टी माइनस टोटल वेट कितना हो गया 15, 10, 25 और 8 33, 330 सही है। बराबर हमने टेंशन टी को ज़्यादा माना है तो बराबर एम ए, ऊपर वाला एम ए लिखते जाओ। तो ऊपर वाला एम ए किसका है, इसका। नीचे वाले का मास कितना है 8, 8 इंटू 1.5 और वो नीचे तो उसको माइनस कर दो, कितना ऊपर वाले का मास ए का, तो 10 इंटू 2 सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो नीचे है ना इक्वेशन। एफनेट बराबर एम ए लिख रहे हैं, मतलब ऐसा मानो ऊपर वाला पॉजिटिव माना हुआ है हमने, तो टी माइनस नीचे वाला बराबर एम ए भी तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव करोगे। क्लियर है। या ऐसा करो फिर पहले यहाँ टेंशन निकालो, फिर यहाँ निकालो, फिर यहाँ निकालो, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। अलग अलग निकालो, अलग अलग पॉइंट पर, है ना, तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया। हाँ कर सकते हैं, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फालतू में ना हमें टेंशन पूछा टॉप पॉइंट पे बस, तुम हर जगह निकालोगे 3 बार सेम इक्वेशन लगाओगे। चलो आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, बाकी सूडो फोर्स से लेके फिर हम अगली क्लास में करेंगे, या सूडो फोर्स कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो हैं। 47, 48 An object of mass 2 kg is placed at rest in a frame S1 moving with velocity 10 + 5k and having acceleration rate. This object is also seen by an observer standing in a frame S2 moving with velocity z. ठीक है बेटा, देखना, दिस ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन फ्रेम S2। जो ऑब्जर्वर है वो कौन से फ्रेम में है, S2, जो कि मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, मतलब ऑब्जर्वर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो ऑब्जर्वर है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई सूडो फोर्स तब आता है जब ऑब्जर्वर के पास एक्सीलरेशन होता है। ऑब्जर्वर यहाँ पे S2 फ्रेम में है और S2 फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा अगर S2 देखता है तो, ठीक है। लेकिन अगर S1 वाला देखता है, अगर S1 फ्रेम में अगर कोई पर्सन खड़ा है वो देखता है तो लगेगा सूडो फोर्स। क्लियर है। क्योंकि S1 फ्रेम के पास एक्सीलरेशन है, तो S2 फ्रेम के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा, S1 फ्रेम के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो सूडो फोर्स लगेगा। और एम ए लगेगा, निकाल लेंगे। ए पता है, एम किसका, ऑब्जेक्ट का मास, याद है ना, एम किसका मास, जिसका एफबीडी बना रहे हैं, ए किसका एक्सीलरेशन जो देख रहा है, तो एम मतलब ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, एम इन 2 अपोजिट डायरेक्शन, माइनस लगा देंगे, माइनस अपोजिट रहता है। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू S2 फ्रेम। तो S2 फ्रेम के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स निकालना है ना। तो S2 फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है, S2 फ्रेम के रेस्पेक्ट में वही तो है, m × a कर दो। S1 फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि S1 के अंदर ही तो रखा हुआ है, उसके लिए तो रेस्ट पे वो है ना, 0। 49 हो गया। चलो यहाँ तक रखते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मतलब ये ऑनलाइन करूँगा मैं अब।